Yesterday we had talked about the magnetic Lorentz force. तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स वो फोर्स थी जो एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में विद अ सर्टेन वेलोसिटी मूव कर रहा होता है। और उस फोर्स की वैल्यू हमारे पास आई थी बी क्यू बी साइन थीटा। तो दिस वाज द मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ओके, तो इसी के बिहाफ पे, इस रिलेशन के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो हम एक डेफिनेशन निकालते हैं इधर से, डेफिनेशन ऑफ बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर इफ बी इज इक्वल टू 1, अगर वेलोसिटी 1 हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी 1 हो और साइन थीटा की वैल्यू भी 1 हो, दैट मीन्स साइन थीटा 1 कब होता है, थीटा 90 डिग्री हो, देन मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू वी दैट इज 1, क्यू दैट इज 1 एंड बी, क्यू भी 1 है, बी भी 1 है और साइन थीटा भी 1 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो फोर्स है वो बी के इक्वल आ जाएगा। B1 का मतलब क्या है, हमारा चार्ज एक यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। Q1 का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1। साइन थीटा 1 का क्या मतलब है, थीटा 90 है, दैट मीन्स हमारा जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है। इसका मतलब मेरा चार्ज एट एन एंगल 90 मूव कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 90 विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की हम डेफिनेशन यहां से बना लेते हैं 10। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिर फोर्स के इक्वल आ गई। 10 द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट in the magnetic field is equal to the force experienced by a unit charge moving with a unit velocity perpendicular to perpendicular to the direction of magnetic field at that point. Magnetic field at that point. तो इस रिलेशन से हमने एक डेफिनेशन निकाल ली। हमने कहा अगर वेलोसिटी 1 हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 हो और थीटा 90 हो, थीटा 90 का मतलब हमारा जो चार्ज है वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से 90 का एंगल बना रही है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो है वो फोर्स के इक्वल आ जाती है। तो इससे हमने डेफिनेशन क्या बनाई कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट
इन अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल होती है जो फोर्स एक यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से चल रहा हो अगर उस पॉइंट पे, मेकिंग एन एंगल 90 विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से जब 90 के एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड से 90 के एंगल पे मूव करता है, तो वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही फोर्स वहां पर प्रेजेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू हमें बताती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमने पहले कल हमने देखा था कि हमने जब ये फोर्स निकाली थी तो इसको हमने क्या लिख दिया था, F इज इक्वल टू Q इंटू, यहां पर हमने क्या किया था, हमने वेक्टर में V क्रॉस B लिख दिया था। तो F इन वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस। तो V क्रॉस B हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमने कहां से निकाली थी, राइट हैंड स्क्रू रूल से। ऐसे ही फोर्स की वैल्यू एक और लॉ से निकाली जा सकती है, एक और रूल से निकाली जा सकती है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स can also be determined by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। तो हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मैं इधर एक आपको इसकी एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर खोल लो। लेफ्ट हैंड की, देखो ये मैं, अगर आप देख पा रहे हो तो स्क्रीन के ऊपर मैं अपने हैंड की, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर, ये मेरी फर्स्ट फिंगर है, ये मेरी मिडल फिंगर है और ये मेरी थंब है, इन तीनों को मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खोलूंगा इस तरह से। अब ये देखो, मेरी फर्स्ट फिंगर, मेरी मिडल फिंगर और मेरी थंब तीनों एक दूसरे से, एक आपस में तीनों ही 90 का एंगल बना रही है। तो जैसे यहाँ पर मैंने अभी डायग्राम में शो किया है हमारे व्हाइट बोर्ड पे। तो अगर ये डायरेक्शन मेरी जो है, ये फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन, ये मेरा थंब है, ये थंब की डायरेक्शन, और ये मेरे सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है आपने अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने स्ट्रेच आउट कर देना है, खोल देना है, और फर्स्ट फिंगर को इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख देना है। मतलब आपकी फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड, आप सोचो कि मेरे राइट हैंड साइड पे, तो मैं इसको इस तरह से कर दूंगा ताकि मेरी फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे। मेरी जो सेंट्रल फिंगर है, मैं दूसरी सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन जो है ये रही। तो सेंट्रल फिंगर मेरी वेलोसिटी ऑफ चार्ज या करंट, क्योंकि चार्ज को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही होती है, क्योंकि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, चार्ज कैरियर्स, तो करंट एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की डायरेक्शन में ही होता है। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में आप मिडल फिंगर को अपनी स्ट्रेच आउट करोगे तो आपकी थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। तो आपकी थंब जिस डायरेक्शन में होगी वो फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि यू हैव टू स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब
in such a way that the first finger will be pointed in the direction of magnetic field, the middle finger will be pointed in the direction of velocity of the positive charge, then the thumb will give us the direction of force experienced by the charge. तो thumb की direction में आपके charge के ऊपर force लगेगी. So according to this rule, if we stretch first finger, central finger and thumb of our left hand in mutually perpendicular direction, such that first finger represents direction of magnetic field, central finger represents the direction of electric current, or we can say positive charge, the direction of electric current or positive charge. Then the thumb represents the direction of force experienced by the charged particle. तो आपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेच करना है कि फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, आपकी मिडिल फिंगर जो है या सेंट्रल फिंगर जो है वो वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो, तो आपका थंब बताएगा कि उस चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. तो ये था हमारा मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का टॉपिक, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हमने इससे निकाल ली, और हमने डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स निकाल लिया. तो इधर से आप एक यूनिट्स भी निकाल सकते हो, यूनिट्स ऑफ बी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के यूनिट्स भी निकाले जा सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन BQV sin थीटा. तो ये है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन, F = BQV sin थीटा. तो यहां से अगर मेरे को B निकालना है तो B क्या आ जाएगा, F/QV sin ऑफ थीटा. तो यूनिट्स अगर मेरे को निकालने हैं, एंड यूनिट्स ऑफ B विल बी इक्वल टू यूनिट्स ऑफ फोर्स दैट इज 1 न्यूटन. Q के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम. B के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड. और साइन थीटा इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. तो आपके पास यहाँ पर B के यूनिट्स आ जाते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर कूलम, और दीज आर टेस्ला. तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर कूलम को टेस्ला कहा जाता है. तो इट इंप्लाइज 1 टेस्ला, let me write it again, ये सही नहीं लिखा गया. 1 टेस्ला is equal to 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर. तो 1 टेस्ला इसके इक्वल होता है. और अगर हम
कूलम की बात करें, चार्ज जो है, तो चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो करंट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड पर, इधर क्या आ जाएगा, चार्ज की जगह आप रेट ऑफ फ्लो क्यू बाय टी आई होता है, तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड होता है, तो कूलम हो जाएगा एम्पियर इनटू सेकंड इनटू मीटर। तो सेकंड से सेकंड यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें, तो डायमेंशंस ऑफ बी इज m a minus 1 t minus 2। सो दीज आर द डायमेंशंस। तो कई बार डायमेंशंस आपको एक नंबर में आ सकती हैं, बहुत रेयर चांस है, और आपको यूनिट्स पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट्स हैं बेटा, टेस्ला। तो होपफुली अभी तक ये जो से टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगला टॉपिक हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या करता है, दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। अभी हमें पता लग गया कि एक कंडक्टर में से जब करंट चल रहा होगा तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू हमें बायोट-सेवर्ट लॉ बताता है। तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण उसके आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वो हमें बायोट-सेवर्ट लॉ बताता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम यूज करेंगे। तो डायग्राम इज लाइक दिस। कोई भी हैपेजिलिटी एक हमारे पास करंट कैरिंग एलिमेंट है, जरूरी नहीं है वो बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, तो कोई भी ऐसे, मैंने ये वायर से बनाई है तो कुछ भी हो सकता है। सपोज देयर इज अ पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है यहाँ पर, और इधर हमने एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया, तो ये रहा हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट। तो इधर से मैं ये लगाता हूँ कि ये पी पॉइंट जो है हमारा, ये रहा, तो इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। तो टोटल हमारा एक्स वाई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसमें से हमने कोई छोटा सा पार उठा लिया ऑफ लेंथ dl। तो ये हमारी लेंथ है dl, इसमें से करंट चल रहा है x से y की तरफ I करंट। तो ये छोटा सा एलिमेंट जो है dl लेंथ का है, उसमें करंट चल रहा है I। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया जिसका लेंथ है dl। तो ये ए बी ले लिया हमने, ए बी, छोटा सा एलिमेंट बीच में जो उठा लिया। हो सकता है पूरा करंट, पूरा कंडक्टर उठा लें हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट उठाया है। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज लाइक दिस, करंट तो इसमें से ऊपर की ओर ही जा रहा है, और मेकिंग एन एंगल, सपोज करो ये पॉइंट इस करंट कैरिंग एलिमेंट से एंगल बना रहा है थीटा। तो लेट मी राइट इट ओवर हियर, ये हमारा लॉ क्या करता है, दिस लॉ deals with the magnetic field induction at a point due to small current, due to small current carrying element। तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण उसके पास में एक पॉइंट है, वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बनती है। सो वी विल कंसीडर a small
consider a small element AB of length dl of the conductor xy. तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ए बी कंसिडर कर लिया हमारे कंडक्टर एक्स वाई का, और इस कंडक्टर में कितना करंट है, कैरिंग ए करंट आई। तो मानो ये करंट आई कैरी कर रहा है। नाउ लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर of point P from the conductor at an angle theta। तो अभी क्या हुआ, हमने एक पूरा कंडक्टर एक्स वाई कंसीडर किया और एक्स वाई कंडक्टर में से एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ए बी उठा लिया। ए बी की लेंथ है डीएल। अब इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण हम किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमें एक पॉइंट भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। तो पॉइंट पी है हमारा, और पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर है आर। इसका मतलब ये हमारे करंट एलिमेंट जो ए बी एलिमेंट है उससे आर दूरी पे है, और ये कितने एंगल पे है, एट एन एंगल थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, according to Biot-Savart's law, the magnitude of magnetic flux density और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो दोनों नाम ही दे सकते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्योंकि ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण है तो इसको आप बी नहीं लिख के डीबी लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम डीबी मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, टोटल नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम कंडक्टर को, इसलिए एट अ पॉइंट पी depends on following factors, depends on following factors। तो ये dB जो है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। dB is directly proportional to the value of current, dB is directly proportional to the length of the element considered। मतलब जितनी बड़ी लेंथ का आप एलिमेंट कंसीडर करोगे उतनी ज्यादा वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एक पॉइंट पे बन जाएगी। dB is directly proportional to sin theta and dB is inversely proportional to square of the distance। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे बेस किया गया और ये देखा गया कि एक पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बन रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो इन सभी फैक्टर्स को जब कंबाइन किया गया, सो कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, we get dB is directly proportional to I dl sin theta by r square, or dB is equal to k I dl sin theta by r square, where k is constant of proportionality। तो k क्या है,
constant of proportionality, constant of proportionality, and its value of k depends upon सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट आप चूज कर रहे हो? सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन and the medium between the point P and current element। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है। वो दोनों चीजें क्या हैं कि आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चूज किया है और कौन सा मीडियम है पॉइंट पी और करंट एलिमेंट के बीच में। तो इसकी सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम के की वैल्यू जो है 1 है, एंड इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो k की वैल्यू ऐसा यूनिट में है बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक permeability of free space। जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ में निकाली थी तो वहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और वहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या था बेटा? वहां था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये भी सिमिलर चीज ही है। वहां पर क्या था, एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा उसके लिए बिहेव करता है, क्या उसको एनहांस करता है या रोकता है, वैसे ही एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये हमें वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, क्या उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है या उसको वीकन कर देता है। तो ये हमें वैल्यू बताती है मीडियम की। और म्यू नॉट क्या है? ये म्यू नॉट जो है वो फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और अगर मीडियम की आ जाएगी तो म्यू एम यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये म्यू नॉट जो है वो हमारी वैल्यू है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की फॉर फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट की? जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाली थी 8.85 into 10⁻⁻12, तो वैसे ही म्यू नॉट की भी एक वैल्यू है, दैट इज 4 पाई into 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। तो ये है हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू। तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई into 10⁻⁻7। तो सो इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ dB, तो ये जो हमारे पास dB आया था, ये हम इसको SI यूनिट्स में कैसे लिख सकते हैं? dB, लेट मी चेंज द कलर, dB is equal to mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square। तो ये dB की वैल्यू है, ये इन SI यूनिट्स। और अगर CGS में लिया जाए, इन CGS यूनिट्स dB is equal to I dl sin theta by r square, क्योंकि यहाँ पर CGS में k की वैल्यू जो है वो है 1, तो CGS में 1 है तो k 1 ले लिया गया। तो हम ज्यादातर SI यूनिट्स में काम करते हैं, तो हमें dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, इस पे ध्यान देना। और अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि dB क्या है? dB है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक डायरेक्शन होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन वेक्टर फॉर्म
dv कैसे लिख सकते हैं हम, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अभी हम क्या करते हैं, हम ऊपर r से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, मैं इधर लिख देता हूं, ये वाली इक्वेशन जो है हमारी, इसको r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r से डिवाइड कर देते हैं। तो r से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई करने पे dl r sin थीटा ये वैल्यू आ जाएगी। तो इधर मैं लिख देता हूं i dl r sin थीटा डिवाइडेड बाय r का क्यूब। तो हमने क्या किया, हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और r से ही नीचे, तो r स्क्वायर से r क्यूब हो गया। तो ये dl r sin थीटा, आप यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये dl क्या है, ये डायरेक्शन है इसकी, ये dl ऊपर की ओर है, ए बी, हमने ए बी करंट एलिमेंट कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो dl हमारी लेंथ भी हम ऊपर की ओर कंसीडर कर रहे हैं। r क्या है, ये रहा, तो ये dl और r में एंगल कितना है, थीटा। तो दो वेक्टर्स क्वांटिटीज में एंगल है थीटा, तो ए बी साइन थीटा क्या होगा, a क्रॉस b, इसका मतलब dl r साइन थीटा क्या होगा, dl क्रॉस r लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो इन वेक्टर फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ db, तो डायरेक्शन अब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ गया हमारे पास यहाँ पर, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, राइट हैंड स्क्रू रूल से। आपने डीएल पे आपने अपना पाम रखना है और आर की तरफ बंद करना पड़ेगा आपको। तो आप ये देखो कि डीबी की डायरेक्शन कैसे देंगे, विल बी डायरेक्शन ऑफ डीबी will be in the direction of cross product of vector dl and r। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl r में ही होगी। सो dv will be perpendicular to the plane containing dl and r। अब यहाँ पर देखो dl क्रॉस r है, ये रहा। तो आपने क्या करना है, dl पे अपना थंब रखना है, r आपका उस तरफ है, तो आप ऐसे बंद करोगे तो आपकी डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड्स। तो क्योंकि p राइट हैंड साइड पे है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपकी डायरेक्शन ऑफ db क्या आ जाएगी, इनवर्ड्स। तो एज पर राइट हैंड स्क्रू रूल, as per right hand screw rule and is directed inwards, and if, and let me write it over here, and if point P lies on left hand, lies on left of the lies on left of the current element, lies on the left of the current element, then dB will be perpendicular to the plane containing dl and r and is directed outwards। तो बाहर की ओर होगी अगर हमारा पॉइंट P, ये देखो हमारा पॉइंट P ये रहा यहाँ पर, अगर ये पॉइंट P यहाँ ना हो करके मैं यहाँ कहीं ले लूं, ये रहा पॉइंट P यहाँ पर इस जगह पे,
तो ये क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट से लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा। तो यहां से आप ये सीधा एक पॉइंट यहाँ पे करोगे आप, तो आप क्या करोगे, आप आपके करंट एलिमेंट से यहां से डायरेक्शन लोगे ये ऐसे। तो अब क्या होगा, आपके पास डायरेक्टेड ये ऊपर की ओर होगा, ये आपका लेफ्ट की ओर होगा। आप पाम ऊपर की ओर खोलोगे और बंद करोगे तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द रीडर, आपकी तरफ आ जाएगा। तो आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ आता हुआ डीबी की डायरेक्शन। इसका मतलब अगर ये करंट का एलिमेंट यहाँ पर है, ये अगर मैं आपको पेन दिखा रहा हूँ तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे और ऐसे बंद करोगे ये। तो करंट ऊपर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास गोल गोल बनेगी। तो ये इधर पी पे ये अंदर की ओर बनेगी और इधर पी पे ये बाहर की ओर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन